कैसे हो दोस्तों। गवर्नमेंट जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है, फिर ऐसी क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट दिन रात नोट छाप कर गरीबी क्यों नहीं दूर कर देती। $1 के मुकाबले में जो पाकिस्तानी रुपीस है वो 294 है। ये कौन बैठकर डिसाइड कर रहा है, और अगर वो डिसाइड कर भी रहा है तो हम ये क्यों मान रहे हैं। और ऐसा क्या हुआ हिस्ट्री में कि सारी की सारी कंट्रीज अपनी करेंसीज को पीछे छोड़कर $US को ग्लोबल करेंसी बनाने पर मजबूर हो गई। और ऐसी क्या इंपॉर्टेंट है इस नोट की जिसकी वजह से लोग दुकानों पर डिफरेंट जगहों पर 8-8 9 9 घंटे काम कर रहे हैं। सारी चीज़ों का जवाब सिर्फ एक ही चीज़ में है कि पैसा है क्या, और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। जब आप अपनी कुछ सेकेंड हैंड चीज़ बेचनी है तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि उसका प्राइस कितना होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई पुराना अपना फ़ोन है और आप कह रहे हैं कि उसको मैंने $100 में बेचना है, और आपके दरवाजे के बाहर 1000 लोग आकर खड़े हो जाते हैं उस मोबाइल फ़ोन को खरीदने के लिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली आप उसका प्राइस डबल कर देंगे, और उसके बाद भी अगर 100 लोग उसको लेने के लिए रेडी हैं तो आप उसका प्राइस बढ़ाते रहोगे, और एटलीस्ट तब तक बढ़ाते रहोगे जब तक एक आदमी भी इंटरेस्टेड ना हो आपके दिए हुए प्राइस पर खरीदने के लिए। और ठीक इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं इसी तरह से डिसाइड किए जाते हैं, जिसका नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई। जब आप एक फ्रूट की दुकान पर जाते हो और वहाँ देखते हो कि सेब का प्राइस ज़्यादा है और केले का प्राइस कम है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सेब का कलर ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये है कि सेब की डिमांड जितनी है उस हिसाब से उसकी सप्लाई नहीं है। आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि प्याज के रेट बहुत बढ़ गए हैं, आसमान को छू रहे हैं। इसका सिंपल आंसर यही है कि प्याज की सप्लाई कम हो गई है, और जो सा प्राइस सेट करने वाला है वही कार है जो हमने अपने सेकेंड हैंड मोबाइल में किया था। अब एक कंपनी ने 100 कार्स बनाई और उसका प्राइस 1 लाख रख दिया। अब जिसके पास पैसे हैं वो तो जाकर वो कार खरीद लेगा। अब जिसके पास पैसे नहीं है वो या तो फिर बाइक से काम चलाएगा या फिर साइकिल से काम चलाएगा। और एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे प्रिंट कर देती है और लोगों में बांट देती है। लोगों के पास भी पैसा हो गया और मार्केट में भी बहुत सारा पैसा आ गया। इससे होगा ये, जो लास्ट टाइम 100 लोग कार खरीदने आए थे इस बार 1000 लोग कार खरीदने आएंगे, या फिर उससे भी ज्यादा लोग खरीदने आएंगे। अब जो कार बना रहा है वो वही करेगा जो हमने किया था अपना सेकेंड हैंड मोबाइल बेचने के लिए। तो तब तक पैसा बनाएगा जब तक 100 लोग कार खरीदने वाले होंगे। एक बार जिम्बाब्वे ने भी ऐसा ही किया था कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उसने नोट छाप कर लोगों में बांटना शुरू कर दिए थे। उस टाइम उनकी इकोनॉमी सुधरने की बजाय बर्बाद हो गई थी। लोग बोरी में भर भर कर पैसा एक ब्रेड खरीदने जाते थे, बच्चे इस तरह से टॉफी लेने जाते थे। गवर्नमेंट के नोट छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ती है, असल फायदा तब होता है जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं। और अगर गवर्नमेंट इसी तरह से पैसे छापती रहेगी तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन होती है, बल्कि ओवरऑल जब गुड एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती हैं तब इन्फ्लेशन होता है। अगर आप इसको सही तरह से देखो तो जो आपका रखा हुआ पैसा होता है वो कम हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। अगर आप हिस्टोरिक डाटा देखोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह साल ब साल महंगाई ने लोगों की जेबें खाली की हैं, और यही रीजन है कि लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, फाइनेंस में हर एक चीज घूम फिर कर आकर डिमांड एंड सप्लाई पर रुक जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि जो से ये पैसा ये आखिर है क्या। अभी आगे आपको एक कॉन्सेप्ट से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे आपको कोई भी पैसा क्यों देता है, आपको कोई भी पैसा तब देता है जब आप उसको वैल्यूएबल कोई चीज देते हैं या कोई काम करके देते हैं। ऑफिस में भी आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप उसके बदले कोई काम करते हैं। एक दुकानदार को भी पैसा तभी मिलता है जब वो उसके बदले में कोई सामान देता है। एक हिसाब से मनी इज इक्वल टू वैल्यू। टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पहले टाइम पर लोग अनाज वगैरह देकर काम करवाते थे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उन चीजों पर कंसंट्रेट किया जो लंबे समय तक चले और खराब ना हो और जिनकी वैल्यू भी लूज ना हो, जैसे कि गोल्ड। और एक टाइम पर गोल्ड को लेकर, उसकी सिक्योरिटी को लेकर, उसकी में मिलावट को लेकर काफी इनकन्वीनियंट था। गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सब चीजों से बचने के लिए उन्होंने ऑफर किया कि आप अपना सारा गोल्ड गवर्नमेंट को आके दें, उसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट देखेगी और उसके बदले आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसे प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं। तो उस रिसिप्ट की बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं और आपको गोल्ड लेकर जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है, और आगे चलकर यही रिसिप्ट, यही प्रोमिसरी नोट मनी में कन्वर्ट होगा। असल में इस पेपर मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। असल वैल्यू इस नोट की तब होती है जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको कहती है कि इस नोट के पीछे से वैल्यू है, वो हमारे पास सेफ है और इसको आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ट्रैवल करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक सादा कागज़ और एक करेंसी में यही डिफरेंस है कि करेंसी में आपको गवर्नर साइन कर अथॉरिटी देता है कि आप, मैं ये इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ कि इसके पीछे जितना पैसा है वो सेफ है। और इस सिग्नेचर की इतनी वैल्यू होती है कि इस पर हर कोई भरोसा करता है। अब कंट्री के अंदर तो लोगों ने गवर्नमेंट के वादे पर ट्रेड करना शुरू कर दिया,
लेकिन जब कंट्री के बाय ट्रेड करना हो तो उस सूरत में क्या होगा? यूएस और पाकिस्तान जब आपस में ट्रेड करेंगे तो किस चीज पर ट्रेड होगा? जब यूएस से आप कोई चीज खरीदने जाओ तो उसको कहो कि ये रेड कलर का हम नोट आपको देते हैं, इस पे हम आपको गारंटी देते हैं, सिग्नेचर है, तो इस चीज को क्यों मानेगा? तो ऐसे ही हम भी उनके डॉलर को क्यों लेंगे? अगर मान लो कि अगर हम किसी सूरत में उनसे करेंसी ले भी लें तो उस करेंसी का हम करेंगे क्या? क्योंकि पैसा तब पैसा बनता है जब उसकी एक्सेप्टेंस हो। पहले यही इश्यूज थे कि हर कंट्री के पास अपनी खुद की करेंसी थी और किसी दूसरी करेंसी पर वो ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। मान लो कि आप अपने यूएस से ट्रेड करके यूएस डॉलर ले लिया है और अब आप रशिया से ट्रेड करोगे और रशिया कह रहा है कि हम यूएस डॉलर नहीं लेंगे, और अब इस सिचुएशन में सिर्फ यही होगा कि यूएस डॉलर सिर्फ यूएस से ट्रेड करने में काम आएगा, क्योंकि कोई भी करेंसी ऐसी नहीं थी जिस पर सबको ट्रस्ट हो। लेकिन उस टाइम हर कंट्री को गोल्ड और सिल्वर पर ट्रस्ट था और इतने ज्यादा गोल्ड और सिल्वर को ट्रेड के लिए इधर से उधर लेकर जाना आसान नहीं था। और इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए लाया गया गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें कंट्री की करेंसी को गोल्ड के साथ अटैच कर दिया गया। ये अटैच करने का क्या मतलब हुआ? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मान लो कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू है 20 रुपए। मतलब कि अगर कोई 20 रुपए लेकर आएगा तो उसको 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा, और अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लेकर आएगा तो उसके बदले उसको 20 रुपए मिल जाएंगे। तो इसी तरह यूएस ने डिसाइड कर लिया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू $2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ग्राम $2 के बराबर है, और 20 रुपए जो से हैं वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो ऑटोमेटिकली जो से $2 हैं वो बराबर हो गए 20 रुपए के। और अगर हमें $1 की वैल्यू निकालनी हो तो वो होगी 10 रुपए। और उसके बाद जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करने गई तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई एक दूसरे की करेंसी से, क्योंकि दोनों कंट्रीज को पता था कि ट्रेड करके जो सी करेंसी आ रही है उसको किसी भी वक्त गोल्ड के साथ कन्वर्ट किया जा सकता था। लेकिन ऐसा भी ना हो कि जब हम ट्रेड करके जो करेंसी ले रहे हैं और जब हम करेंसी को कन्वर्ट कराने के लिए जाएं तो उस कंट्री के पास गोल्ड ही ना हो। इसीलिए ये रूल बनाया गया कि एक कंट्री उतने ही नोट प्रिंट कर सकती है जितना उसके पास गोल्ड हो, ताकि अगर कोई कंट्री करेंसी देकर गोल्ड लेना चाहे तो उस पार्टिकुलर कंट्री के पास इतना गोल्ड हो कि उसको वापस दे सके। ऐसा करके सभी कंट्रीज ने आपस में ट्रेड स्टार्ट किया। एक्चुअल में गोल्ड से ही ट्रेड हो रहा था, लेकिन जो करेंसी है ये सिर्फ एक मीडियम था। अब आप कहोगे कि जो ये गोल्ड स्टैंडर्ड वाला सिस्टम था इतना सही था तो उसको हटाया क्यों गया? और हटाया ही गया तो फिर डॉलर को क्यों बेस बनाया? देखें, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो कंट्रीज को अपने आप को बचाने के लिए बल्क्स में हथियार खरीदने पड़े। इतने बल्क में हथियार खरीदे थे सारी कंट्रीज ने जो अपने गोल्ड के बेसिस पर करेंसीज थे उन सभी से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो सा गोल्ड है वो यूएस के पास पहुंचने लग गया, क्योंकि यूएस जो सा है वो मेन एक्सपोर्टर था हथियारों का। जो सा वॉर लड़ने का जुनून था इसने कंट्री बाय कंट्री पैसा और गोल्ड सभी को बहुत जल्दी खत्म किया था। वर्ल्ड 1 खत्म हुआ तो हर एक कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। जब गोल्ड ही नहीं है कंट्री के पास जो सा बेस है ट्रेड का, तो ट्रेड होगा कहाँ से? करेंसीज कहाँ से प्रिंट होंगी? इस टाइम तक मैक्सिमम गोल्ड यूएस तक पहुंच चुका था और ऐसा ऐसा हर कंट्रीज स्टेबल कर रही थी अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। लेकिन फिर से वर्ल्ड 2 स्टार्ट हो जाती है। ये हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव वॉर थी और इस बार लिटरली सारी कंट्रीज कर्जे में डूब चुकी थी और यूएस ने इस बार हथियारों का जमकर सपोर्ट किया। यूएस का गोल्ड रिजर्व्स आसमान छू रहा था। दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था और दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज कर्जे में थी। और इस तरह गोल्ड स्टैंडर्ड जो गोल्ड को करेंसी के साथ अटैच कर ट्रेड हो रहा था वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कंट्रीज गोल्ड के बिहाफ पर नोट छाप कर ट्रेड करती थी और जब गोल्ड ही नहीं है तो नोट कहाँ से छापेगी? और जब ट्रेड नहीं होगा तो कमाई कैसे होगी ये कंट्री की? इसको लेकर कंट्रीज मीटिंग करती है 1944 में। इसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस मीटिंग में आईएमएफ बनाई जाती है जिसका काम था कि जो कंट्रीज वार में खत्म हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, उसको रिबिल्ड करे, डेवलप करे। आज की डेट में अगर कोई कंट्री फंसती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ उसको हेल्प करती है। इस मीटिंग में ये हुआ कि अगर बाकी कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं है तो वो ये करे कि यूएस डॉलर्स को लेकर उसके साथ ट्रेड करे। अब यूएस डॉलर में क्यों, बाकी करेंसीज में क्यों नहीं? यूएस डॉलर उस टाइम पर इतनी इकलौती कंट्री थी जिसके पास इतना गोल्ड था कि आप सोच भी नहीं सकते। और सेम डे यूएस ने यह भी अनाउंस किया कि यूएस डॉलर कोई भी लाकर गोल्ड ले सकता है या गोल्ड लाकर यूएस डॉलर ले सकता है। और 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू इन्होंने $35 रखी। अब हर कंट्री को इस ना किसी चीज में एक्सपर्ट होती है, तो इससे यह था कि वो कोई भी कंट्री यूएस के साथ एक्सपोर्ट कर अपने यूएस डॉलर रिजर्व बेहतर कर सकती है। डॉलर के रिजर्व होना यानी कि गोल्ड के रिजर्व होना है। ऐसा कर करके एक हिसाब से यूएस हर कंट्री का रिजर्व करेंसी बन गया। हर कंट्री के पास डॉलर के रिजर्व होना शुरू हो गए और ये एक तरह से ग्लोबली करेंसी वर्क करना शुरू होगी। अब बात यह है कि किसी करेंसी की वैल्यू ज्यादा और किसी करेंसी की वैल्यू कम, ये डिसाइड कौन करता है? 1947 में $1 बराबर था $1 के। आज की डेट में $1 $294 के बराबर है। तो ऐसा क्यों हो गया?
देखिए ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। अगर आपको अपनी कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है तो अपनी उस पर्टिकुलर करेंसी में ही खरीदनी पड़ेगी। जब आप उस कंट्री में विजिट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सचेंज से अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाना पड़ती है, उसके बाद वहां का कुछ खरीद पाते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। पीस आउट।